नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। और सबसे पहले बात हमारे सुरक्षा बलों के मुंह तोड़ जवाब की जो उन्होंने दिया आतंकियों को। ढेर हो गए जिंदा जलाने आए आतंकी। हिंदुस्तान के जाबाजों के आगे जल्लादों की एक नहीं चली और बांदीपुरा में आतंकियों के खतरनाक मंसूबे कैसे धाराशायी हुए। सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने के इरादे से आए 4 आतंकियों ने मुठभेड़ में किस तरह से सुरक्षा बलों ने मार गिराया, सबसे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। सीआरपीएफ सदा जय, सीआरपीएफ सदा जय, सीआरपीएफ सदा जय। जाबाजों की दिलेरी के आगे पस्त हो गए दहशतगर्द। नाकाम हो गई उरी जैसे हमले की साजिश। जलाने के इरादे से आए आतंकी हो गए ढेर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों की बड़ी साजिश तार-तार हो गई। दहशत की एक बड़ी वारदात वक्त रहते कुचल दी गई। सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने के इरादे से आए 4 आतंकी मार गिराए गए। बताया जा रहा है कि ये आतंकी उरी की तरह एक बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। आतंकियों का इरादा कैंप को आग लगाकर जवानों को जला देने का था, लेकिन चेतन चीता की बटालियन पर हमला करना आतंकियों के लिए महंगा साबित हुआ। सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन के जाबाजों ने आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया। इसी कैंप के अंदर मिलिटेंट्स ने घुसने की कोशिश की और जहां पर जो तैनात थे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, उन्होंने इसी गेट पर उनको रोक दिया और उन 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया। वहीं ये एक फिदाइन अटैक था और कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की ये थी कि जो ये कैंप है इसके अंदर फिदाइन अटैक किया जाए और इसके अंदर नुकसान किया जाए। हालांकि इसके गेट पर ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह सवेरे उन 4 मिलिटेंट्स को रोक दिया। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कितने बजे हुआ था ये इंसिडेंट? ये 3:35 पे चालू हुआ था। फर्स्ट फायर आया था, उसके बाद हम लोग कैंप में अलर्ट होते हुए कैंप में उसका फायर का जवाब फायर से दी और उसके बाद फिर वो यहीं पे 4 ढेर हो गए। आतंकियों ने एक बार फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश की। सुबह करीब 3:35 पर आतंकियों ने हमला किया। बताया जा रहा है कि आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। आतंकियों के पास से 4 असॉल्ट राइफल, 1 दर्जन ग्रेनेड और यूबीजीएल पाउच, भारी मात्रा में कारतूस, दवाएं, कोल्ड ड्रिंक्स, 3 रेडियो सेट, जीपीएस, मैट्रिक्स शीट, पेट्रोल और सूखे मेवे जैसी चीजें मिली हैं, जिससे लगता है कि आतंकवादियों का इरादा लंबे वक्त तक कब्जा जमाए रखने और भारी नुकसान पहुंचाने का था। देखिए, 4 फिदाइन थे, जैसा कि आपने देखा 4 मार गिराए गए हैं। तो ये स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य यही था कि वो कैंप में प्रवेश कर जाते, वहाँ पे भारी नुकसान करते और एक लंबा प्रोट्रैक्टेड बैटल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ चलती, जिसमें हमारा भी भारी नुकसान हो सकता था। एक और आतंक पर वार तो दूसरी ओर आतंकियों के मददगारों को खरी खरी। सीज फायर उल्लंघन पर हिंदुस्तान के जाबाजों ने जब पलटवार किया तो पाकिस्तान बातचीत के लिए बेचैन हो गया, जिसके बाद दोनों देशों के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर बातचीत की। इस दौरान भी हिंदुस्तान ने साफ कर दिया कि जब तक घुसपैठ और सीज फायर वायलेशन होती रहेंगी, भारत जवाब देता रहेगा। जाहिर है हिंदुस्तान का इरादा साफ है कि वो अब और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। ये हमेशा ही टेररिस्ट जो है, जैसा कि आपने पहले भी देखते आ रहे हैं बहुत कुछ समय से, ये टेररिस्ट जो भी आते हैं वो मारे जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो आइंदा से भी जो भी टेररिस्ट इस तरह का हमला करेंगे वो बिल्कुल मारे जाएंगे। ये अभी उनको समझने की जरूरत है। जवानों की जाबाजी से आतंकियों के खतरनाक मंसूबे धराशायी हो गए। सूत्रों की माने तो आतंकी एलओसी के उस पार से दाखिल हुए थे। हालांकि इनका ताल्लुक किस आतंकी संगठन से था, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। उधर जम्मू कश्मीर में आतंक के मददगारों पर कार्रवाई जारी है। एनआईए ने अलगाववादी नेताओं के घर पर आज भी छापेमारी की, जिसके बाद एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ रणनीति तय करने के लिए आज हुर्रियत नेताओं ने श्रीनगर में बैठक बुलाई थी। इस बैठक में हुर्रियत के तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले थे, लेकिन सभी अलगाववादी नेताओं को नजरबंद कर लिया गया है। संकेत साफ है। आतंक के मददगारों पर शिकंजा, टेरर फंडिंग पर सबसे बड़ा एक्शन। कश्मीर में बैठे पाकिस्तान के मोहरों पर एनआईए का शिकंजा। अलगाववादियों के 25 से ज्यादा अड्डों पर छापेमारी के बाद आतंक के मददगार बौखला गए हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की दबिश के बाद अलगाववादी नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा कि वो अब करें तो क्या। इससे पहले कि वो NIA के छापों के खिलाफ रणनीति बनाते, सुरक्षा बलों ने अलगाववादियों के मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। सुबह सवेरे जम्मू कश्मीर पुलिस ने सभी सेपरेटिस्ट लीडर्स को हाउस अरेस्ट और डिटेन रखा। जहां सईद अली शाह गिलानी को पहले से ही हाउस अरेस्ट रखा गया था, वहीं मीरवाइज उमर फारूक को भी आज सुबह सवेरे हाउस अरेस्ट किया गया और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रेसिडेंट यासीन मलिक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिटेन किया और लोकल पुलिस स्टेशन में उनको रखा गया है। हम इस वक्त सईद अली शाह गिलानी के रेजिडेंस के बाहर है, जहाँ पर आज एक मीटिंग रखी गई थी सभी सेपरेटिस्ट लीडर्स की, जो कि NIA की रेड्स हो रही है उसको लेकर प्लान ऑफ एक्शन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का क्या आगे होगा, उसके लिए यहाँ पर आज सुबह सवेरे 11 बजे मीटिंग रखी गई थी, जो कि पुलिस ने फॉइल कर दी है। NIA की छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों को बड़ी संख्या में अलगाववादियों की नापाक दौलत का पता चला। छापों में करीब 2.5 करोड़ कैश बरामद होने की खबर है। इसके अलावा करीब 40 लाख की ज्वेलरी, सिक्के और जायदाद के दस्तावेज मिले हैं। तलाशी के दौरान NIA अधिकारियों को लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के लेटर हेड मिले हैं। जांच अधिकारियों ने कई पेन ड्राइव, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं। जिन हुर्रियत नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें नईम खान, बिट्टा कराटे, जावेद गाजी बाबा शामिल है। छापेमारी के दौरान मिले बैंक खाते और लॉकर सील कर दिए गए हैं। Law must take its course and investigation must be concluded. So anybody trying to derail that has to be effectively dealt with. ये तो महज आगाज है। जैसे जैसे कार्रवाई की रफ्तार आगे बढ़ेगी, पाकिस्तानी मोहरों की एक एक करतूत बेनकाब होगी, क्योंकि आतंक के पीछे पाकिस्तानी पैसों का बड़ा खेल है। इनके ऊपर नकेल कसी जा रही है और जहां फंडिंग बंद हो जाएगी तो ये आतंकवादी गतिविधियां भी, ये पत्थरबाज, ये रेडिकलाइजेशन और अलगाववादी नेताओं की कार्रवाई भी में काफी कम फर्क होगा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कश्मीर में आतंक की आग भड़काने के लिए पाकिस्तान पानी की तरह पैसा बहा रहा है। कश्मीर में बैठे अपने मोहरों के जरिए वो आतंक फैला रहा है और ये सब उसी टेरर फंड के दम पर होता है जो पाकिस्तान से हवाला के जरिए हिंदुस्तान तक पहुंचता है। और अब इसी कनेक्शन के भंडाफोड़ की तैयारी शुरू हो चुकी है। इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। तो भारत ने पाकिस्तान को लेकर, अलगाववादियों को लेकर, कश्मीर को लेकर अपनी नीति साफ कर दी है। आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जब मोदी सरकार के 3 साल का कामकाज का ब्यौरा देने के लिए अपने मंत्रालय की रिपोर्ट पेश करती हुई नजर आई, तो उन्होंने साफ कह दिया कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है। किसी तीसरे का दखल ना तो बर्दाश्त होगा और जब तक सीमा पार से आतंकवाद जारी रहेगा, पाकिस्तान से बातचीत कतई नहीं होगी। पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैलाना चाहता है। कश्मीर में पत्थर फेंकने वालों को पाकिस्तान फंडिंग करता है। पाकिस्तान बार बार सीमा में सीज फायर का उल्लंघन करता है। बार बार चेतावनी के बावजूद आतंकियों की घुसपैठ करता है, जिसके बाद पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। खबर है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बावजूद इसके पाकिस्तान बाज आने को तैयार नहीं। पिछले 3 सालों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते सबसे खराब दौर की ओर पहुंच रहे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। सरकार के 3 साल में सबसे ज्यादा सवाल भी पाकिस्तान नीति पर ही उठे हैं। ऐसे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते तब तक बहाल नहीं हो सकते जब तक आतंक बंद नहीं होता। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी विदेश नीति के 3 खंबे तैयार किए हैं। पहला, हम बातचीत से हर मुद्दा सुलझाना चाहते हैं। दूसरा, बातचीत केवल 2 पक्षों के बीच में होगी। किसी दूसरे समूह, किसी दूसरे देश, किसी दूसरी संस्था की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। और तीसरा, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं है। इतना ही नहीं, सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब भी दिया। सुषमा ने कहा कि रिश्ते बिगाड़ने में पाकिस्तान का ही हाथ है। कोई नहीं सोच सकता था कि मोदी जी की सरकार में और मोदी जी के व्यक्तित्व को जानते हुए कि वो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एक बुलावे पे काबुल से उड़ के लाहौर चले जाएंगे। लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स इनिशिएटिव उन्होंने लिया कि ऐसी चीज़ें याद रहती हैं, ये जेस्चर्स ऑफ गुडविल हैं, मैं इनको भी लेकर आगे जाऊं।
लेकिन उसके बाद क्या मिला 1 सप्ताह के अंदर? अनकुट। अपनी सरकार के 3 सालों के कामकाज का ब्यौरा देने आई सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर खुलकर हिंदुस्तान का पक्ष रखा। हिंदुस्तान का पक्ष साफ है, ना तो कश्मीर मामले में किसी का दखल स्वीकार होगा और ना ही बिना आतंक थमे कोई बात होगी। इतना ही नहीं, सरकार ने ये बात भी साफ कर दी है कि अगर सीमा पर पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है तो फिर उसी अंदाज में उसे अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब बात चीन की घुसपैठ की। पिछले दिनों चमोली के पास चीन के हेलीकॉप्टर ने हिंदुस्तानी सीमा में घुसपैठ की तो हिंदुस्तान ने इस बात को लेकर कड़ा एतराज जताया था। विदेश मंत्री ने सुषमा स्वराज ने साफ कर दिया कि इस मामले को चीन के आगे भी उठाया जाएगा। चीन ने की हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ, एयर वायलेशन का किया उल्लंघन। उत्तराखंड की सीमा पर नजर आए चीनी हेलीकॉप्टर। उत्तराखंड के चमोली जिले में 2 चीनी हेलीकॉप्टरों की घुसपैठ की खबर के बाद चीन के नापाक मंसूबे एक बार फिर सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि बाड़ाहोती क्षेत्र में चीन के 2 हेलीकॉप्टर करीब 5 मिनट तक मंडराते रहे। बाड़ाहोती चीन बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है। कुछ देर बाद चीन के हेलीकॉप्टर वापस लौट गए। दोनों हेलीकॉप्टरों की पहचान चीन के झीवा सीरीज के अटैक चॉपर के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों हेलीकॉप्टर करीब 5 मिनट भारतीय सीमा में रहे। चीन की इस हरकत पर विदेश मंत्रालय ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। ये ठीक है कि 2 हेलीकॉप्टर उतरे उत्तराखंड के, उसमें जमीन पर कई बार जब इंकर्शंस होती हैं तो वो एक तर्क ये ढूंढ लेते हैं कि अभी चूंकि बाउंड्री सेटल नहीं हुई, सेटलमेंट के प्रोसेस में है, इसलिए बहुत बार गलती लग जाती है। हम समझते हैं हमारी सीमा है इसलिए हम इसमें आ गए, और बहुत बार आपको लगता है ये आपकी सीमा है, आप उसमें आ गए, मगर उसको मिल बैठ करके हम लोग सुलझा लेते हैं। पहली बार ये एयर स्पेस में बात हुई है, और जो आपने कहा कि क्या हम इस इशू को उठाएंगे, हम निश्चित उठाएंगे। तरीका क्या होगा ये मैं अभी तय नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर की घुसपैठ का खुलासा होने के बाद चीन ने हेकड़ी दिखाने की कोशिश की। चीन ने इस घटना को लेकर बाकायदा बयान जारी कर कहा कि बाड़ाहोती इलाके में चीन के हेलीकॉप्टरों ने गश्त की थी। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के इस कदम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। टेरिटरी के अंदर हेलीकॉप्टर देखा गया है। पहली बात तो है कि जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है उन्होंने रिपोर्ट किया है, बहुत अच्छा काम किया है, पर इस समय भारत को एक उचित कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल बाड़ाहोती वो इलाका है 1958 में चीन और भारत ने बाड़ाहोती के 80 किलोमीटर इलाके को विवादित घोषित किया था। तब से लेकर इस इलाके की सीमा को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के इलाके में चीन की घुसपैठ का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2014 में भी चमोली जिले में चीनी हेलीकॉप्टर घुस गया था। साथ ही चीनी सैनिकों ने हिंदुस्तान की सरहद को पार किया था। भारत की सीमा में चीन के हवाई घुसपैठ के सवाल को सरकार ने संजीदगी से लेते हुए कहा है कि इस बाबत चीन से जवाब मांगा जाएगा, और साथ ही उचित कार्रवाई का भरोसा भी विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। और यूपी के मिर्जापुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। दरअसल यहाँ पर अज्ञात लोगों ने राजीव गांधी की मूर्ति को तोड़ दिया। राजीव गांधी की मूर्ति तोड़े जाने के बाद जाहिर था कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी, तो राज्य की बीजेपी सरकार अब पूरे मामले की जांच कराने की बात कह रही है। लेकिन इस सब के बीच सवाल यही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो मूर्ति तोड़कर राज्य के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। मिर्जापुर में किसने तोड़ी राजीव गांधी की मूर्ति? आखिर यूपी में माहौल बिगाड़ने की साजिश कौन कर रहा है? ये सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि यूपी के मिर्जापुर से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के पास के पार्क में लगी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा टूटी हुई मिली, जिसके बाद प्रशासन फौरन हरकत में आया। पुलिस ने इस मामले को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। आवास विकास कॉलोनी में पानी की टंकी के पास जो है स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा लगी हुई थी। किसी अराजक तत्व ने रात में उसको तोड़ दिया है, खंडित कर दिया है। उसके संबंध में अज्ञात के विरुद्ध अभी अभियोग पंजीकृत हुआ है और हम लोग शीघ्र ही जो है ऐसे शरारती तत्व को खोज करने के संबंध में कार्रवाई करेंगे और जल्दी ही नई मूर्ति मंगा करके स्थापित की जाएगी यहाँ पे। लेकिन कांग्रेस ने पूरे मामले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस घटना को लेकर वो देश और प्रदेश में विरोध करेगी।
कांग्रेस के लोग उत्तेजित हैं। हम इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों से मांग करते हैं कि कम से कम इस हिंदुस्तान की राजनीति को इस तरह से दूषित ना करें। फिलहाल जिस जगह पर राजीव गांधी की मूर्ति टूटी है वहां एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच प्रदेश सरकार ने भी साफ कर दिया है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मूर्ति में जीवन नहीं होता, प्रतीक होती है, वो प्रतीक होती है। खैर उसमें कहते फिर भी कांग्रेस को बड़ा इशू बना, पता कर लेंगे क्या है। अगर कोई तोड़ा होगा, हो सकता है कोई ऐसा अराजक तत्व होगा, पता करके कार्रवाई कर देंगे। जाहिर है सियासत में प्रतीकों के अलग अलग मायने और राजीव गांधी की मूर्ति तोड़कर कुछ लोगों ने प्रशासन को चैलेंज करने का काम किया है। पुलिस के सामने चुनौती है कि वो इस पूरे मामले की गुत्थी जल्द सुलझाए ताकि ये विवाद आगे न बढ़े। टीम न्यूज़ नेशन। एक गलती और बस बन गई चिता। उत्तर प्रदेश के बरेली में यूपी रोडवेज की बस मुसाफिरों के लिए मौत बनकर आई। हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। मृतक के घर वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया गया। लेकिन 24 मुसाफिरों के लिए एक छोटी सी चूक ने कैसे इस सफर को मौत का सफर बना दिया, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। धू-धू कर जल उठी बस। यूपी रोडवेज की बस बन गई चिता। एक गलती से जिंदा जल गए 24 मुसाफिर। इन तस्वीरों को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गोंडा जा रही बस बीच सड़क पर आग का गोला बन गई। गोंडा डिपो की ये बस दिल्ली से बहराइच जा रही थी कि तभी बरेली में ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक की वजह से बस का डीजल टैंकर फट गया, जिसकी वजह से आग लग गई। आग की लपटों के बीच यात्रियों की चीखें गुम होने लगी। रोडवेज बस में आगे की तरफ दरवाजे से निकलने के लिए लोग भागे, लेकिन गैलरी और दरवाजे से आगे आग की लपटों ने उन्हें जाने नहीं दिया और उनकी वही मौत हो गई। जो बाइफर्केशन बना हुआ है बरेली से हाईवे पर चढ़ने के लिए, ठीक तिराहे पे इन दोनों बसों में, बस और ट्रक में टकराहट हुई है और तुरंत उसमें आग लगा और लगभग बॉडी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मोर्चरी के लिए आई हैं वो 22 बॉडी यहाँ पर पूरी तरह से जली हुई, जिनके लिंक के बारे में भी पता नहीं चल रहा है, जो यहाँ रखे गए हैं। हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में योगी सरकार के मंत्री बरेली पहुंचे, आला अधिकारियों के साथ बैठक की, अस्पताल पहुंचकर घायलों से बातचीत की और मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। जो इंजर्ड हैं उनके लिए तुरंत जो है वो कैश दिया गया है, उनकी सुविधा के लिए 5-5 हज़ार रुपया। उसके बाद जो है जो इंश्योरेंस से या ट्रांसपोर्ट से हमारे जो मिलेगा, माननीय मंत्री जी ने बताया है, उसकी संख्या भी 5 लाख रुपए होगी और माननीय मुख्यमंत्री के कोष से भी जो है वो 2 लाख रुपए की सहायता उनको दी जाएगी। किसको दी जाएगी, मूल प्रश्न ये उठता है। वो जो रोस्टेड पड़ा हुआ है जिसको पहचाना नहीं जा सकता है, तो इस प्रक्रिया में समय लगेगा और समय के बाद उनके लिए जो है वो जो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, लीगल बाइंडिंग सारी की सारी पूरी हो जाएंगी, तुरंत उनके लिए जो है वो सहयोग राशि दे दी जाएगी। सरकार मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन एक सफर का यूं दर्दनाक अंत होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ड्राइवर सो रहा था और उसका हेल्पर बस चला रहा था। कहा तो ये भी जा रहा है कि बस गलत साइड में थी, इसी वजह से लखनऊ की ओर से जा रहे ट्रक से जा टकराई और फिर देखते ही देखते जीते जागते इंसान कंकाल बन गए। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं कैसे डॉक्टर से, जिन्हें स्कूल ने ये कहकर निकाल दिया कि वो दौड़ नहीं सकते, लेकिन आज वो हर रोज सैकड़ों लोगों का इलाज करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं डॉक्टर विक्रम के संघर्ष की कहानी। ग्वालियर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर विक्रम सिंह पैरों से लाचार हैं। वो चल फिर नहीं सकती, इसके बावजूद रोजाना 80 से 100 मरीजों का इलाज करते हैं। वो अस्पताल के अंदर जाकर बैठ नहीं सकती, लिहाजा अस्पताल के बाहर अपनी कार में ही पूरे दिन मरीजों को देखते हैं। मरीज अस्पताल से पर्चा बनवा कर लाते हैं और डॉक्टर विक्रम कार में बैठे उनका इलाज करते हैं। मैं सुबह 8 बजे आता हूँ और यहाँ पे 1 बजे तक रहता हूँ। यहाँ पे करीब 80 से 100 मरीज रोज के आ जाते हैं। ये हमारा ही मोहल्ला है। यहाँ पे पहले हमारे बाबूजी भी यहीं पे रहते थे, दादाजी, उन्हीं ने मेरी पढ़ाई लिखाई में बहुत मदद करी है। तो बस मैं उन्हीं के मोहल्ले में सेवा दे रहा हूँ, अपनी प्रदान कर रहा हूँ। कभी स्कूल ने इन्हें ये कहकर निकाल दिया था कि वो दौड़ नहीं सकते। विक्रम ने दूसरे स्कूल में दाखिला लिया, मेडिकल की परीक्षा पास की और आज वो रोजाना सैकड़ों लोगों की मदद कर रहे हैं। लगभग 80% हैंडीकैप्ट है, विकलांग हैं। उनको कार से उतरने में
चैम्बर तक आने में काफ़ी तकलीफ होती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रोज़ाना लगभग 80 से 100 मरीज लगभग वो देखते हैं। तो पहले बैसाखी को भी चल लेते थे, अब वो चल नहीं पाते। बाकी उनके सिर्फ हाथ काम करते हैं पूरे, बाकी पूरा शरीर हैंग है और उसमें फिर भी परिश्रम करके और बहुत बढ़िया तरीके से 100-125 मरीज से पानी की तरह देख देते। ये मान के चलो, इरादे मजबूत हों तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर विक्रम जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित हैं। बचपन में गलत दवाओं और ज़्यादा पेन किलर खाने की वजह से उनकी किडनी पर भी असर हो गया, लेकिन कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मंजिल तय की। ग्वालियर से अरविंद चौहान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।